दृष्टि। प्रवीण श्रीवास्तव। रामदीन, रामदीन। पोर्टिको से लॉन तक गूंजती एक बुलंद आवाज। रामदीन माली खुरपी डलिया छोड़कर तेजी से लपकता हुआ सेठ बी प्रसाद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जी मालिक। सेठ जी रामदीन से मुखातिब हुए। कितना सुंदर है यह गमला, यह पौधा और उसमें खिला गुलाब। किसने यह फूल लगाया? जी सरकार, मैंने। रामदीन बोला। यह लो 50 रुपये। सेठ जी ने रामदीन की हथेली में रखकर गर्म करते हुए कहा। रामदीन सेठ जी की इस अनुकंपा से गदगद हो गया। सेठ जी कार में बैठकर बाहर चले गए और रामदीन बगीचे में। अभी वह अगली क्यारी आधी ही खोद पाया था कि फिर सेठ रतन प्रसाद ने उसे जोर से पुकारा। वह फिर दौड़ा। सेठ जी को थोड़ा असंयत पाया। वे बोले, कुछ पौधों में फूल नहीं खिल रहे हैं, जरा ध्यान से काम किया करो। इतना कहकर वे बिना कुछ सुने समझे कार में बैठकर चल दिए। रामदीन, रामदीन, राम। इस बार तो जैसे किसी अपराधी को किसी हाकिम ने हाक लगाई हो। सारा काम धाम छोड़कर रामदीन गिरता पड़ता पोर्टिको में पहुंचा। वहां बड़े सेठ जी यानी जगदम्बा प्रसाद तने खड़े थे। रामदीन को देखते ही उनकी त्योरियां चढ़ गई। बरस पड़े उस पर। ये सब क्या लगा रखा है? गमले के बीच में देखो, वह चिड़ियों की बीट, बिल्ली का सब कैसे पड़ा है? तुम बहुत लापरवाह हो गए हो। इस महीने तुम्हारी पगार से 50 रुपए कटने ही चाहिए। रामदीन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने किया क्या है, अच्छा या बुरा। अभी 50 का नोट बतौर इनाम पाने की खुशी मिली भी ना थी कि पगार कटने का ऐलान हो गया। रामदीन पुराना माली है, थोड़ा मुस्कुराता सा वह फिर अपने काम में लग गया, गुनगुनाते हुए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। देशभक्ति की फाइल। प्रेमपाल शर्मा। यह आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष था। संगीतकार रहमान की धुन पर तिरंगा लेकर दौड़ते घोड़ों और जवानों को देखकर छेदीलाल की रगों में भी आजादी का खून उबलने लगा। लेकिन इस उबाल लाए खून का करे क्या? अंग्रेज तो है नहीं आसपास कि भगत सिंह के साथ नाम लिखा दें। स्वर्ण जयंती का पूरा साल सोचते सोचते उन्हें एक क्रांतिकारी ख्याल आया। आज से सरकार से तनख्वाह सिर्फ आधी लूंगा, आधी देश के नाम। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर नौकरी छोड़ ही क्यों नहीं देता? अरे हमें दे दे, बड़ा दानी बनता है। इसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। किसके पास इतना पैसा कहां से आया, कैसे कमाया, वरना सरकारी कर्मचारी और तनख्वाह छोड़े। फाइल खुल गई और निर्णय के लिए सरकने लगी। संविधान विशेषज्ञों की राय, कानूनी राय, वित्तीय धारा, उपधारा, विशेष कमेटी की राय सभी हरकत में आ गए। लेकिन निर्णय आने से पहले ही छेदीलाल सेवानिवृत्त हो गए। भनक पाते ही फाइल भी जहां थी वहीं खड़ी हो गई। यह उन दिनों की बात है जब भारत सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही थी और प्रबंधन में हर कोने पर तुरंत निर्णय का संगीत गूंज रहा था। बेजान चिट्ठी। मोहनलाल पटेल। लिखित की चिट्ठी आरंभ से अंत तक कुशल समाचार से भरी थी। फिर भी उसका बूढ़ा बाप पढ़कर उदास हो गया।
देर तक चिट्ठी को हाथ में उठाकर अन्य मनस खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो? बुढ़िया ने पूछा। कुछ नहीं। तो ऐसे क्यों खड़े हो? आज काम पर नहीं जाना क्या? जाना है। बूढ़ा खड़ा हुआ, चिट्ठी को संदूक में रखने के लिए अंदर गया। संदूक खोलने से पहले पुनः एक बार चिट्ठी को ध्यान से पढ़ गया। बिना कलम उठाए सिर्फ 5-6 पंक्तियां ही घसीट दी थी बेटे ने। पहली 2 पंक्तियों में परिवार के सदस्यों की नामावली थी और शेष 3 में कुशल मंगल। बूढ़े की दृष्टि उस नामावली पर घूमने लगी। आज तुम्हें क्या हो गया है? बुढ़िया ने फिर टोका। क्या चिट्ठी में कोई ऐसी वैसी खबर लिखी है जो बार बार उसे घूर रहे हो? नहीं, लिखा तो कुशल मंगल ही है। तो फिर क्यों पढ़ने लगे? लगता है बेटा शहर जाकर बहुत से कामों में डूब गया है। उसे तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती, फिर भी सबको याद करके चिट्ठी लिखता है। क्या यह हमारे लिए कम है? बूढ़े की बेचैनी में कोई फर्क न पड़ा। वह बार बार नामावली को टटोलता रहा। उस नामावली में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ 8-10 मास पूर्व स्वर्गवासी हुए अपने भाई का नाम भी लिखित में लिख दिया था। मृत पुत्र की याद आते ही बूढ़े की आंखें छलछला उठी। मैं बेटे का नाम पढ़कर व्याकुल हो गया और उसे लिखने में कुछ न हुआ। वह मनोमन बोल उठा। उसे मालूम हो गया था कि यांत्रिक ढंग से लिखी इस चिट्ठी में बेटे का दिल नहीं था। आंसू पोंछकर उसने चिट्ठी को संदूक में रख दिया। पुत्र भले ही चूक गया, पर पिता ने उस चिट्ठी में जान डाल ही दी।